हर एक रात वो बस एक ही सपना देखा करता था, अपनी बोरिंग और बेकार जिंदगी से किसी तरह भाग निकलने का सपना। वो इतनी बुरी तरह किसी फैंटेसी वर्ल्ड में जाना चाहता था कि उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और दुनिया के हर कोने में भटकता रहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कहीं उसे वो दूसरी दुनिया मिल जाए। और फिर आखिरकार एक दिन उसकी दुआ सच में कबूल हो गई। लेकिन ये वो सपना नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। ये तो सीधा एक डरावना सपना निकला। उसे फैंटेसी वर्ल्ड तो मिला, लेकिन वो एक बारबेरियन के रूप में पैदा हुआ जिसका नाम था केटल, और उसे फेंक दिया गया एक जमे हुए नर्क में जिसे लोग व्हाइट वेस्टलैंड कहते थे। एक ऐसी बर्फीली जगह जहां हर तरफ सिर्फ खतरनाक और ओपी मॉन्स्टर्स भरे पड़े थे, और कई सालों से वो इसी बर्फीली जेल में फंसा हुआ था एक रहस्यमयी सिस्टम की वजह से, जिसका मैसेज हर बार बस एक ही होता था, क्वेस्ट इनकम्प्लीट। और आज भी व्हाइट वेस्टलैंड में एक बिल्कुल नॉर्मल दिन ही था। दो बारबेरियन एक विशाल बिच्छू जैसे मॉन्स्टर को पैरों तले कुचल रहे होते हैं और उसका शरीर टुकड़ों में फाड़ देते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आराम से आगे बढ़ता है और अचानक बैंगनी रोशनी चमकती है। अगले ही पल वो बाकी बचे मॉन्स्टर्स को भी काटकर टुकड़ों में बदल देता है। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि वहाँ के बारबेरियन अपनी बेवकूफी पर भी गर्व करते थे। केटल गहरी सांस लेते हुए कहता है, सिर्फ बारबेरियन ही इतने अनजान हो सकते हैं। लेकिन तभी एक लड़की मासूमियत से पूछ बैठती है, ये इग्नोरेंट क्या होता है और क्या इसे खाया जा सकता है? और ये सुनकर केटल का दिमाग घूम जाता है। फिर दोनों उसी बदबूदार और जहरीले मॉन्स्टर मीट को ऐसे खाने लगते हैं जैसे कोई 5 स्टार खाना हो। केटल पूरी तरह हैरान रह जाता है और कहता है, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ये चीज तुम्हें मार सकती है और अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, फिर भी तुम लोग इसे दोबारा खा रहे हो। लेकिन लड़की और वो गंजा आदमी बड़े गर्व से थम्स अप दिखाते हैं और कहते हैं, ये एक बहुत महान चुनौती थी। और तभी अचानक उस गंजे आदमी का चेहरा जम जाता है। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मुंह से हरे रंग का जहर बाहर निकलने लगता है। लड़की पूरी तरह घबरा जाती है और उसे बार बार थप्पड़ मारने लगती है, जबकि केटल बस ये पूरा तमाशा चुपचाप देखता रहता है। फिर आखिरकार वो मुड़कर कहता है, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। भाई सच में इस जिंदगी से तंग आ चुका था। उधर दूसरी तरफ उसी बर्फीले इलाके में कुछ मर्सेनरी आगे बढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी लगातार ठंड की शिकायत कर रहा होता है, जबकि दूसरा कहता है कि इस वेस्टलैंड को पार करना सीधा सुसाइड मिशन है, चाहे पैसे कितने भी मिले। लेकिन तभी उनका कप्तान उसे डांटते हुए चुप करा देता है और कहता है, तुम सब जानते थे कि किस काम के लिए आए हो, है ना? जिस पर वो कांपता हुआ आदमी जवाब देता है, हाँ, लेकिन हमें नहीं पता था कि हालत इतनी खराब होगी। उसी दौरान गर्म कैरेज के अंदर बैठा एक बूढ़ा बटलर बाहर हो रही बहस सुन रहा होता है। वो धीरे से अपनी मालकिन की तरफ मुड़ता है और पूछता है, क्या आप ठीक हैं, माय लेडी? नीले बालों वाली खूबसूरत लड़की मोलिना अकाशा बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो बाहर कांपते हुए मर्सेनरीज की तरफ देखती है और कहती है, उन लोगों पर इतना सख्त मत बनिए, यही लोग थे जिन्होंने ये काम लेने की हिम्मत दिखाई। वो थोड़ी चिंता के साथ पूछती है, क्या हमें उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए? वो लोग जम रहे हैं। लेकिन बटलर सख्त आवाज में तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, माय लेडी, लगता है आप इस जगह की कहानियां भूल गई हैं। मोलिना धीरे से पूछती है, तुम मॉन्स्टर्स की बात कर रहे हो? लेकिन बटलर सिर हिलाकर जवाब देता है, नहीं, मैं बारबेरियंस की बात कर रहा हूँ। फिर वो उस पुराने सम्राट की कहानी सुनाता है जो इस बर्फीले नर्क से जिंदा लौटने वाला इकलौता इंसान था। वापस आने के बाद वो पागलों जैसी बातें कर रहा था, विशाल सांपों की, धरती हिला देने वाले भालुओं की और हर तरह के डरावने मॉन्स्टर्स की। लेकिन उसकी सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक चेतावनी कुछ और थी। उसने कहा था, असली खतरा मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि बारबेरियंस हैं। हालांकि बटलर इसे सिर्फ एक कहानी मानकर हंस देता है, लेकिन मोलिना पूरी तरह यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि उस सम्राट ने जिन मॉन्स्टर्स का जिक्र किया था उनमें से कई बाद में सच साबित हुए थे। फिर भी बटलर मुस्कुराते हुए कहता है, आज तक किसी ने सच में कोई बारबेरियन देखा ही नहीं। मोलिना को मानना पड़ता है कि उसकी बात में दम तो है। लेकिन तभी अचानक बाहर से कप्तान जोर से चिल्लाता है, सब लोग रुक जाओ। वो बर्फीले तूफान की तरफ घूरते हुए कहता है, वहाँ कुछ है। बाकी लोग भी आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज बर्फ की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं देता। फिर कप्तान धीरे से कहता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। दूसरा आदमी झुंझलाकर कहता है, सीधे सीधे बोलो। कप्तान गहरी सांस लेकर जवाब देता है, अच्छी खबर यह है कि वो छोटा है, लेकिन बुरी खबर यह है कि वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। और ये सुनते ही सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। कप्तान तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है, जबकि वो रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे बर्फ के बीच से उनकी तरफ बढ़ती रहती है। और फिर आखिरकार वो उसे साफ देख
पाते हैं। वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो एक इंसान था। सफेद बाल, खुला सीना और किसी योद्धा जैसा शरीर। वो केटल था। वो रुकता है और उसकी चमकती हुई बैंगनी आंखें सीधे उन सब को घूरती हैं। सारे मर्सेनरी एकदम सतर्क हो जाते हैं। कोई यकीन ही नहीं कर पाता कि उनके सामने सच में एक असली बारबेरियन खड़ा है, बिल्कुल कहानियों जैसा। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि केटल बस मुस्कुरा रहा था। असल में वो तो बस घूमने निकला था, क्योंकि वो अपने लोगों से बोर हो चुका था और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ किसी इंसान से मुलाकात हो जाएगी। वो हल्की मुस्कान के साथ अपना परिचय देता है। मैं केटल हूँ, एशन बारबेरियन। तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। फिर वो सबको ध्यान से देखता है और पूछता है कि क्या वो व्यापारी हैं जिनके साथ किराए के सैनिक चल रहे हैं। इसके बाद वो उन्हें दोस्ताना अंदाज में सलाह देता है कि अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। लेकिन उसे पहले से पता होता है कि वो लोग नहीं मानेंगे। तभी उसकी नजर कैरेज पर जाती है और वो तुरंत समझ जाता है कि अंदर कोई मौजूद है। कप्तान थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी केटल मुस्कुराकर एक ऐसा ऑफर देता है जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे नौकरी पर रख लो। सारे मर्सेनरी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। फिर केटल साफ करता है कि वो इस बर्फीले वेस्टलैंड में उनका गाइड बनना चाहता है। कप्तान सावधानी से पूछता है, और अगर तुम हमारे दुश्मन हुए तो? केटल बस मुस्कुराता है और बहुत आराम से जवाब देता है, अगर मैं दुश्मन होता तो अब तक तुम सब मर चुके होते। और बस ये सुनते ही माहौल पूरी तरह जम जाता है। गार्ड्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है और कुछ पल के लिए वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर कप्तान कैरेज के पास जाकर अपनी लेडी से पूछता है कि क्या उन्होंने सब सुन लिया। मोलिना शांत आवाज में कहती है, हाँ, मैंने सब सुन लिया। कप्तान आखिरी फैसला उसी पर छोड़ देता है। तब मोलिना सबसे जरूरी सवाल पूछती है, अगर हम उससे लड़ने की कोशिश करें तो क्या होगा? कप्तान केटल की तरफ देखता है, उसके शरीर से निकलता दबाव महसूस करता है और फिर ईमानदारी से जवाब देता है, मैं इसकी बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। कुछ पल की भारी खामोशी के बाद आखिरकार मोलिना फैसला कर लेती है, समझ गई, उसे कह दो कि हम उसका ऑफर स्वीकार करते हैं। और ये सुनते ही केटल की आंखों में चमक आ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। ये तो बहुत अच्छी खबर है।